दोस्तों आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे फिल्मी कहानी के चैनल के अंदर सोनू निगम। दोस्तों बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर जिसको आप भली भांति जानते होंगे। सोनू निगम का घमंड उनकी गायकी को आखिर कैसे ले डूबा, इसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और यह वीडियो हमारे नए चैनल फिल्मी कहानी पर आएगा, उसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। सोनू निगम अचानक हिंदी सिनेमा से इतना बड़ा गायक आखिर कैसे गायब हो गया, इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों बॉलीवुड के आकाश में अकेले सूर्य की तरह चमकने वाले इस मशहूर गायक को घमंड आखिर कैसे ले डूबता है और जानते हैं पूरी कहानी आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में। 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था और जो इनके पिता थे अगम कुमार निगम, वो भी अपने ज़माने के गायक हुआ करते थे। ये बात सबको नहीं पता होगी शायद। सोनू को इसलिए गायकी विरासत में ही मिली थी। जो इनके पिता थे उन दिनों शादियों में पार्टियों में गाया करते थे और वहीं से अपनी रोजी रोटी का गुजर बसर किया करते थे। एक बार की बात है जब 4 साल के सोनू थे तो 4 साल के सोनू निगम को एक बार उनके पिता अपने साथ ले जाते हैं किसी पार्टी में या फिर किसी शादी में, और वहाँ पर मोहम्मद रफ़ी का एक गीत होता है, क्या हुआ तेरा वादा। उस गीत को सोनू कुमार 4 साल की उम्र में उस पार्टी के अंदर गाते हैं। तो जैसे वह इस गीत को गाते हैं तो लोगों के ऊपर उनकी आवाज़ का जादू सा हो जाता है और तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम ही नहीं लेती है। अब तो यहाँ पर लोग बहुत सारी प्रशंसा उसकी करते हैं। तो अब उसके बाद जो सोनू निगम के पिता होते हैं वह समझ जाते हैं कि बेटे के अंदर कलाकारी कूट कूट कर भरी हुई है और उसके बाद वह हर प्रोग्राम में अपने बेटे को अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सोनू संगीत प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने लगे थे और वहाँ पर भी इनाम जीतने लगे थे। ये बॉलीवुड में कैसे पहुँचे, अब इसकी कहानी यहाँ पर जानते हैं। पिता इनको 18 साल की उम्र में मुंबई ले जाते हैं क्योंकि पिता को पता था बेटे के अंदर अनुभव और बेटे के अंदर प्रतिभा है और इसको निखारना है, तो मुंबई इसको ले जाना पड़ेगा। मुंबई ले जा कर के वहाँ पर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां के यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की इनको जानकारी देने के लिए रखा जाता है। तो शास्त्रीय संगीत में अब सोनू निगम पारंगत हो जाते हैं और दोस्तों अब उनके बाद इनका कैरियर उफान पर आने लगता है। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने इनको गाते हुए देखा तो इनको पहला ब्रेक दे दिया। रफ़ी की यादें नाम की एल्बम के अंदर इन्होंने गाया। अब यहाँ से दोस्तों ज़्यादा इनको पॉपुलैरिटी तो नहीं मिली, थोड़ी बहुत थी वो मिल गई। अब 1990 में गुलशन कुमार एक फिल्म बना रहे थे जानम। उस फिल्म के अंदर प्लेबैक सिंगिंग का मौका भी इनको दे दिया जाता है, लेकिन दोस्तों यह फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। तो यहाँ पर समझो सोनू निगम की किस्मत का ही खेल समझेंगे इसको हम। उसके 2 साल गुजर जाते हैं उसके बाद और 2 साल बाद इनको एक फिल्म मिलती है आजा मेरी जान। ये भी गुलशन कुमार ही बना रहे थे और गुलशन कुमार इनको फिर से मौका देते हैं अपनी फिल्म आजा मेरी जान में। यहाँ पर एक गीत इन्होंने गाया था ओ आसमां वाले, और दोस्तों यह गीत जब इन्होंने गाया था तो यह गीत इतना सुपर हिट हुआ था कि अब यह इस गीत के ज़रिए जाने लगते हैं। बहुत ही सुपर हिट हुआ था। अब 1995 आ जाता है। 1995 में टीवी पर सारेगामा शो आया करता था दोस्तों। उस सारेगामा शो के एंकर बनने का इनको मौका मिल जाता है और यहाँ से थोड़ा सा नाम इनको मिल जाता है क्योंकि घर घर तक इनकी पहुँच हो जाती है। अब 1995 में ही गुलशन कुमार एक फिल्म बनाते हैं बेवफा सनम, जो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाली थी, जहाँ से इनके कैरियर को उछाल मिलने वाला था। बेवफा सनम में दोस्तों गाने आए थे और एक गाना था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वो सोनू निगम से गवाया गया। एक और गाना था ये धोखे प्यार के धोखे, ये भी सोनू निगम से गवाया गया। और आप लोगों को पता होगा जो उस दौर के हैं ये दोनों गाने कितने सुपरहिट हुए थे। हर नौजवान की जुबान पर ये गाने हुआ करते थे, ये धोखे प्यार के धोखे और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अब तो दोस्तों यहाँ से इन दोनों गानों के सुपरहिट होते ही जो सोनू निगम है वो रातों रात टॉप के सिंगर बन जाते हैं, लोगों की नज़र में आ जाते हैं और इनकी बॉलीवुड के अंदर डिमांड बनने लगती है। अब दोस्तों बॉर्डर फिल्म आती है शायद 1997 के आसपास और बॉर्डर फिल्म के अंदर भी इनसे गाना गवाया जाता है, सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं। अब दोस्तों यह गाना भी
सुपर हिट हो जाता है और बॉलीवुड के अंदर अब सोनू निगम धूम मचा देते हैं, क्योंकि यह गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उस दौर में सब सिंगर अपनी प्राइवेट एल्बम बनाया करते थे दोस्तों। अब यहाँ पर सोनू निगम को भी लगता है कि वो भी अपनी एक प्राइवेट एल्बम बनाएंगे, प्राइवेट एल्बम निकालेंगे और देखते हैं उसके बाद रिजल्ट क्या होगा। तो उसके बाद सोनू निगम अपनी एक प्राइवेट एल्बम जिसका नाम होता है दीवाना, उसको निकालते हैं। और दोस्तों आपने देखा भी होगा सोनू निगम की एल्बम दीवाना बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी और बहुत लोगों को इनके गाने पसंद आए थे उस एल्बम के अंदर, और यहाँ यह फेमस होते चले जाते हैं। अब साल 2000 आ जाता है। 2000 में एक और एल्बम निकालते हैं ये, जिस एल्बम का नाम होता है जान। दोस्तों यह जान नाम की एल्बम तो इतनी पॉपुलर हुई कि इसने रातों रात सोनू निगम को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस एल्बम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और जो लड़कियां थी उस दौर में, लड़कियां तो सोनू निगम के ऊपर बिल्कुल पागल सी हो गई थी और सोनू निगम के घर पर लाल स्याही से लिखे हुए खत भी भेजने लगी थी। अब तो यहाँ से सोनू निगम का जो कैरियर है वो साथ में आसमान पर पहुंचने लगा था। अब उसके बाद सोनू निगम जो भी गाना गा देते वो हिट हो जाया करता, जैसे साथिया फिल्म का टाइटल सॉन्ग हो या फिर कल हो ना हो का टाइटल ट्रैक हो। इसके लिए तो इसको 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और दोस्तों कितनी बार फिल्म फेयर अवार्ड से इनको नॉमिनेट भी किया जाने लगा। अब तो यहाँ पर सोनू निगम ऊपर अपने शिखर पर थे और अब एक गीत के लिए ये फीस तकरीबन लाखों में चार्ज करने लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, खूब बढ़ते जा रहे थे अपने कैरियर के अंदर। अब दोस्तों राजकुमार कोहली ने अपनी फिल्म जानी दुश्मन में इनको एक्टिंग का मौका भी दे दिया था इनके बढ़ते हुए फैन फॉलोइंग के कारण, लेकिन आपको पता है जानी दुश्मन ज़्यादा चली नहीं थी। अब यहाँ पर आ जाते हैं इनके निजी जीवन के बारे में। 1995 में ये एक कार्यक्रम करने के लिए गए हुए थे, तो उसी कार्यक्रम के अंदर मधुरिमा नाम की लड़की जो कि बंगाली थी, जिसको गाने का भी थोड़ा बहुत शौक था, उससे उसकी मुलाकात हो जाती है और दोस्तों इनकी दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। दोस्ती 7 साल तक रहती है। इनको प्यार भी हो गया था और 7 साल प्यार करने के बाद सन 2002 में इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद इनको बेटा होता है जिसका नाम होता है मेवान, और मेवान भी गाने का शौकीन है, वो भी गाना गाया करता है। अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि अब इतने सुपरस्टार यानी कि इतने बड़े सिंगर जो कि हर इंसान की जुबान पर आते थे, अब ये बॉलीवुड से गायब कैसे हो गए। फिलहाल इनको देखा नहीं जाता, ना इनके गाने ज़्यादातर बॉलीवुड में सुनने को मिलते हैं। दोस्तों इनको इनके घमंड के चलते बॉलीवुड से दूर रहना पड़ा, बॉलीवुड से यह खो गए। वो कैसे? जिस टी सीरीज ने उनका जीवन बनाया था, क्योंकि गुलशन कुमार ने ही इनको मौका दिया और उन्होंने ही इनको अपनी कई फिल्मों में स्टार्टिंग में लिया था, इनकी ज़िंदगी इनका कैरियर बनाया था। अब जिस टी सीरीज ने इनका जीवन बनाया था वो उसी कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं और उस कंपनी को संगीत माफिया तक कह देते हैं और उस कंपनी के दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों यह तो आपने भी सुना होगा, अभी अभी इनकी खबरें आई थी। गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार से सोशल मीडिया में खुलेआम लड़ने भी लगे थे दोस्तों, और गुलशन कुमार की जो बहू है दिव्या, उन्होंने तो नाराज होकर इनको एहसान फरामोश भी कह दिया था सोशल मीडिया पर। दोस्तों यह कुछ किस्से आपने सुने होंगे, अभी का मामला है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और दोस्तों अभिनेता सलमान खान से भी इनका झगड़ा हो चुका था, झगड़ा कर बैठे थे। कारण यह था कि सलमान खान की एक फिल्म में इनसे कोई गाना गवाया गया था, लेकिन बाद में उस गाने को सलमान खान की आवाज़ में डब कर दिया गया, तो इससे सोनू भड़क जाते हैं। जब सोनू को पता चलता है और वे भड़क जाते हैं और सोशल मीडिया पर सलमान पर जमकर निशाना साधने लगते हैं। अब इस बात से सलमान भी गुस्सा हो जाते हैं और सलमान ने भी जवाब दिया और दोनों की लड़ाई जग जाहिर हो जाती है। अब जब सलमान से लड़ाई करने लगते हैं तो कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में गाना इनसे नहीं गवाना चाहता है। साल 2010 की बात है। साल 2010 में रोबोट फिल्म आई थी दोस्तों, आपको पता होगा, जो कि बहुत ही वो सुपर डुपर लेवल की फिल्म रही थी। उस फिल्म में गीत गवाने के लिए AR रहमान उनके पास आते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन दोस्तों उनसे कहा कि वो चीप गीत नहीं गाते, ऐसे सस्ते गीत नहीं गाते और तुम भी इनसे दूर रहो। यानी कि उसने फिल्म को सस्ता समझा था और गाने को बहुत ही नीचा घटिया समझा था और गीत गाने से मना कर दिया था।
दोस्तों हद तो तब हो गई जब एक इंटरव्यू में रहमान की गायकी को भी इन्होंने 10 में से 2 नंबर देने की बात कह डाली थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर ये सबकी नज़रों में आ चुके थे और एक और नया विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया था। वहीं हिमेश रेशमिया भी एक गीत लेकर इनके पास पहुंचते हैं तो सोनू ने उससे भी ये कहा कि ऐसे चीफ गाने मैं नहीं गाऊंगा और चीफ बोल करके मना कर दिया उस गाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों कभी अजान विवाद के ऊपर बोलते हैं और कभी अजान के ऊपर विवाद कर बैठते हैं, कभी देवी काली से राधे माँ की तुलना कर बैठते हैं। आपने सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो कभी खुद को पाकिस्तानी गायक कहकर बेतुके बयानों से अपने चाहने वालों का भी दिल ये तोड़ बैठे थे। अब दोस्तों इतने कर्मकांड करने के बाद बताओ कौन फिर गायक रह सकता है, कौन इनको अपनी फिल्म में गाने के लिए कहेगा। कामयाबी के घमंड में बड़ी म्यूजिक कंपनी, बड़े कलाकारों और बड़े संगीतकारों ने इनसे बात करनी ही बंद कर दी, इनको लेना बंद कर दिया। और जो बड़ी कंपनी म्यूजिक थी टी सीरीज, उसने भी काम देना इसको बंद कर दिया। कोई और भी कहता था कि सोनू निगम से गाना गवाएंगे तो जो टी सीरीज कंपनी के मालिक थे वो मना कर देते कि नहीं, उनसे नहीं गवाया जाएगा, किसी और को ढूंढ लो। तो दोस्तों बेवजह राजनीति करी और उसके बाद बेवजह राजनीति उनको ले डूबती है। अब इस तरह से दोस्तों सोनू निगम का कैरियर पूरी तरह से फिलहाल ठप हो जाता है, क्योंकि उनकी कंपनी ने तो काम देना बंद ही कर दिया था। रही सही कसर सलमान खान के विवाद ने निकाल दी थी। अब बिल्कुल ही वो हीरो से जीरो हो चुके थे और अब अरिजीत जैसे नए गायक आने लगे और सोनू निगम को लोग भुलाने लगे। इस तरह से एक वक्त की पाबंद हर चीज़ पर धूल जमाती चली जाती है। ये बातें तो आपने सुनी ही होंगी। लेकिन दोस्तों आप ये ना समझें कि सोनू निगम गरीब हैं। फिलहाल वो 51 साल की उम्र में उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है और दुबई में भी बंगला है और मुंबई में भी बंगला है और कन्नड़ फिल्मों में गाना वगैरह गाते हैं, वहाँ से भी इनकम होती है और विदेशों में कार्यक्रम करते हैं, शोज़ करते हैं, वहाँ से भी इनकम होती है। कभी कभार बॉलीवुड में भी उनका कोई ना कोई गाना तो अभी भी आ ही जाता है। तो दोस्तों इस तरह से सोनू निगम ने अपने पूरे कैरियर का सत्यानाश कर दिया। कई बार घमंड इंसान को ले डूबता है। जब भी हमारे बूढ़े बड़े कहते हैं कि भाई जीवन के अंदर कभी घमंड ही ना करें, घमंड ही इंसान को मतलब कहते हैं नीचे गिराता है। इसलिए घमंड सबसे बुरी चीज़ होती है। सबसे पहले एक फैमिली परिवार में जन्म हुआ, पिताजी शादी ब्याह में गाते तो अपने साथ ले जाते और इनकी भी आवाज़ अच्छी थी। फिर उसके बाद फिल्मों में आए, शास्त्रीय संगीत सीखा और फिल्मों में टी सीरीज ने इनको आने का मौका दिया। अच्छी अच्छी फिल्मों में इनसे गवाया, इनका कैरियर उफान पर आया। लेकिन उसके बाद जब इनका कैरियर उफान पर आया तो टी सीरीज को भी भूल गए और जो साथ काम करने वाले कलाकार उनसे भी थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगे। सलमान खान से विवाद हो गया और बड़े बड़े संगीतकारों के गाने गाने से भी मना कर दिया और बहुत सारी चीज़ों को ये घटिया बताते हैं, बड़े बड़े विवादों में आए। इसकी वजह से यह इनकी लोकप्रियता बिल्कुल ही समाप्त हो गई। तो जीवन के अंदर बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। कभी कोई अगर ऊंचाई आपको हासिल होती है, सफलता मिलती है, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। सफलता पाना फिर भी आसान है, लेकिन उसको संभाल कर बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो सफलता को संभालना जरूर सीखें अगर सफल होना है तो आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखा करें। यह वीडियो फिल्मी कहानी चैनल पर आएगा, इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर यह प्रोग्राम आप पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलेगा और भी ऐसे प्रोग्राम लेकर आप लोगों के समक्ष में मैं आता रहूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहें फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।